नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की और बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। कहा, सीधी लड़ाई जीत नहीं सकता, इसलिए भेज रहा आतंकवादी। अभी तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है और उधर छूट रहा पसीना। विकसित भारत के लिए पीएम ने विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 समारोह को किया संबोधित। 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। रोड शो के दौरान पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को दी मंजूरी। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद को हर मोर्चे पर हराने के लिए हो हर संभव प्रयास। संजय कुमार झा के दल ने सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री से की मुलाकात। और आज से 2 दिन के अमेरिका दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अमेरिकी प्रशासन से सैन्य सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में होगी बात। गुजरात के गांधीनगर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज देश भर में गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा। जन जन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और देशभक्ति का ज्वार देखने को मिल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने विभाजन के समय मुजाहिदीन की आड़ में कश्मीर पर पाकिस्तान के आतंकी हमले का भी जिक्र किया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के मैदान में भारत से बार बार हारने वाले पाकिस्तान ने आतंक को हथियार बनाया। पीएम ने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान में मिला राजकीय सम्मान उसे बेनकाब करने के लिए काफी है। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे।
अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सिंधु जल समझौते की भी चर्चा की। पीएम ने इसके प्रावधानों में भारत के हितों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास और प्रगति में विश्वास रखता है ताकि वैश्विक विकास में अधिक से अधिक योगदान कर सके। पीएम ने बीते 11 वर्ष में देश में हुई आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित भारत के लिए देश में बनी वस्तुओं के ही प्रयोग का संकल्प लेने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि देशवासियों को अपने ब्रांड यानी मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं,
व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले कहते नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर की धरती से प्रधानमंत्री ने देश से एक बड़ा आह्वान किया है और आज के उनके संबोधन को लेकर और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर अय्यर, किस तरह से आप इस संबोधन को देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल अलग अंदाज में एक बड़ा आह्वान करते हुए, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा यह सिर्फ सैन्य बल से नहीं बल्कि जन बल से जीता जाना है, और साथ ही साथ स्वदेशी पे बहुत ज्यादा बल दिया। क्या क्या मायने आप देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के? नीतू जी, आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जो परिभाषा ही बदल दिया। ये केवल जो कश्मीर में पहलगाम के घटना के बाद केवल जो मिलिट्री कार्रवाई हुई थी वो नहीं है, उससे ज़्यादा है। और ऐसा ज़्यादा है कि इसमें हमारे जीवन में हर पहलू में कि ऑपरेशन का सिंदूर का मतलब क्या है, आज प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से एक बड़ा आह्वान दिया है। मेक इन इंडिया से लेकर कि हमारे कैसे शहर डेवलप होनी चाहिए, गांव कस्बा कैसे डेवलप होनी चाहिए, कैसे हम जो लोगों की जो शक्ति है उसको कैसे ये करना चाहिए, और हमारे देश में बनाई हुई जो वस्तुएं हैं वो कैसे जीरो डिफेक्ट से, क्वालिटी से बनना चाहिए और हम सबको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह हम अगर करते जाएंगे तब जाके हमें होगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस वो जन बल से होगा, सेना की बल से केवल नहीं है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा आह्वान है। ये मैं मानता हूं कि इस तरह की भाषण हमने पहले कभी लाल किले से सुने, लेकिन आज हमने गांधीनगर से ये सुना है। ये आज की जो भाषण है, मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में सरकार की पॉलिसी भी रहेगी और एक प्रकार से लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी रहेगी।
जी शेखर अय्यर साहब, हम जानते हैं कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पे आ गया है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया 2014 में वो 11वें स्थान पे था। तीसरा स्थान हमने अभी टारगेट किया है, जिस तरह से हम देख रहे हैं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब स्वदेशी सामानों का आह्वान किया खरीदने का, तो आप सोचिए एक देश का जो नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री, अगर उन वस्तुओं का जिक्र करता है जिसमें हेयर पिन, कंघी और टूथपिक जैसी अगर वस्तुओं का वो जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि आज ये देश में उपलब्ध है, ध्यान देने की जरूरत है कि आपके घर में आप सूची बनाएं कि वो कितनी चीजें हैं जो आप बाहर से खरीद रहे हैं। आप क्या कुछ बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं, क्या कुछ बड़े संकेत देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस बड़े आह्वान के? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि हमारे अंदर जो मोह है मेड इन फॉरेन चीजों के लिए, वो कुछ भी हो, पेंसिल हो, कलम हो, कुछ भी हो, जिसको लेकर अच्छा फॉरेन में बना है तो हमको लगता है कि वो अच्छी क्वालिटी होगी। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे देश में भी अच्छी चीजें बन रही है, सब चीजें बन रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर का आज आह्वान यह है कि हर नागरिक को सोचना चाहिए कि जो चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं घर पे, वो जो पर्सनल यूज के लिए जो भी कर रहा हूं, कितने मेड इन इंडिया के, कितने बाहर के। क्योंकि आजकल रितु जी देखिए, कई चीजें जो हैं सस्ता में बाहर बनाया जाता है और यहाँ डंप भी हो जाता है, और बिना सोचे समझे हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री को जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जब मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट्स ज्यादा आ जाते तो हमें ही देखना है कि देखिए, एक समय था रितु जी, जब चाइना से बहुत चीजें आने लगी है, उसके बाद जब क्वालिटी की महसूस हुई तब लोगों ने कहा नहीं, चाइनीज का मतलब लो क्वालिटी, फिर लेना बंद कर दिया था। आज प्राइम मिनिस्टर ने गणेश जी की जिक्र की, गणेश जी भी चाइना से आने लगे। दीपावली के समय पर कई दीपावली की जो चीज, मतलब जो भी है आपके डेकोरेशन, वो सब चाइना से बनकर यहाँ पे डंप हो जाता था। तो प्राइम मिनिस्टर का आह्वान है कि क्या जरूरत है कि हमें उन चीजों को यूज करना है जो विदेश में बना हो, जब उसी चीजें यहाँ मिलती है, यही बनाई जाती है, हमारी लोगों बनते हैं। और इस तरह अगर हम लोकल फॉर ग्लोबल जो बार बार कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर लोकल चीजों को हम यूज करें तब लोकल इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, और जो इकोनॉमी को अभी हमने 34 स्थान पे पहुंचा है, आगे जाके तीसरी, सेकेंड, फर्स्ट भी पहुंचना है। अगर पहुंचना है तो हमें ही इंकरेज करना है, हर बार के नागरिक का एक दायित्व बनता है। जी शेखर साहब, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक बड़ी लड़ाई है, जिसके संकेत सैन्य बल ने तो बहुत साफ दे दिए हैं, लेकिन अब जन बल को संकेत देने की जरूरत है और उन्हें एक बड़ा संदेश देना है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने वडोदरा, भुज और आज गांधीनगर, तीनों जगह से उग्र एक अंदाज में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और जिस पाकिस्तान की इन तमाम आतंकवादी हरकतों को आज तक भारत प्रॉक्सी वॉर या भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां जो अब से पहले तक थी, उसे एक प्रॉक्सी वॉर मान के एक तरह से लिवरेज भी देती थी, क्या आज लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा, जब आतंकवादियों को स्टेट ऑनर दिया जाएगा, पाकिस्तान के झंडे से उन्हें ढका जाएगा, तो इसके बाद अब कहीं कोई एक तरह से रियायत नहीं बचती है आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री के अभी इस संबोधन को कुछ ही समय हुआ है, उधर से एक जवाब भी आया है, जिस जवाब में ये कहा गया है कि हम शांति चाहते हैं। तो डर पाकिस्तान रहा है लगातार, भले ही ऑपरेशन सिंदूर स्थायी तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन गूंज एक तरह से हर दिन सुनाई दे रही है पाकिस्तान को। नीतू जी, कल आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना भुज से, तब उनकी यही मैसेज था, खास करके पाकिस्तानी युवाओं, बस अपना जीवन जिए, अपना रोटी कमाइए, अगर आतंकवाद के काम में आप ये होंगे तो फिर हमारी गोली तैयार है। एक प्रकार से पाकिस्तान को बड़ा क्लियर है। दूसरी जो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर से कहा है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एक्ट ऑफ वॉर, यानी अगर आतंकवाद की कोई भी घटना हो, भारत अभी मानेगी, ये हमारे खिलाफ एक युद्ध की ये है, छेड़ने की मामला है। और उसको आज उन्होंने और ज्यादा विस्तार से कहा। देखिए, पहले से क्या होता था, जब भी कोई आतंकवाद घटना यहाँ पे हो जाता तो उसको बताया जाता नहीं, ये स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, यानी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका सरकार, पाकिस्तान सरकार से, सेना से इतना डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये सारी चीजें पर हम नहीं जा रहे हैं अभी इस बार। अब ये पहलगाम इंसिडेंट पे हमारा अप्रोच बड़ा क्लियर है, कोई भी घटना हो हम मानेंगे, इसके पीछे पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान सेना है, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये और प्रॉक्सी वॉर नहीं है, यही बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं।
प्रॉक्सी वार का मतलब क्या है? आप डायरेक्टली युद्ध नहीं छेड़ रहे और कुछ दूसरे माध्यम से कर रहे ताकि विश्व के दिखाना चाह रहे हैं भाई इसके पीछे आप, घटना के पीछे आप नहीं है। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि जो भी घटना जो घटती है आतंकवाद के नाम पे भारत में या कश्मीर में या और कहीं भी हो, किसी जिले में हो, इसका डायरेक्ट पाकिस्तान को रोल रहा है। और केवल भारत में नहीं ऋतु जी, विश्व में भी कहीं कोई बड़ा घटना हो जाता है तो उसको लगता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। शेखर साहब, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि 75 साल से जो तमाम आतंकवाद की घटनाएं पाकिस्तान की ओर से भारत में होती रही हैं वो शुद्ध युद्ध की रणनीति के तहत होती रही हैं, वो किसी तरह का कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं था। और बड़ी बात यह भी आज के संबोधन में क्या लगती है शेखर अय्यर साहब कि प्रधानमंत्री 75 साल की उन गलतियों की तरफ भी उन्होंने एक तरह से देशवासियों के एक बार फिर दिखाया कि कैसे सरदार पटेल जिस समय ये कह रहे थे कि पीओके पर जब तक हम नहीं ले लेते हैं तब तक उसको युद्ध को नहीं रोकना था, ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। यानी कि पीओके भारत का है जिसे संसद ने सर्वसम्मति से सर्वदलीय एक तरह से पास किया इस प्रस्ताव को कि पीओके भारत का है, भारत उसे लेगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आज गांधीनगर से पीओके के लिए हुंकार भरी है। बिल्कुल, देखिए बस समय की इंतजार है। ये पीओके के मामले को लेकर हमारी पार्लियामेंट ने 1991 में ही एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इस भारत का है और भारत में शामिल होनी चाहिए। उसका जैसे समय आएगा वो भी हो जाएगा। और दूसरी बात, आज पीएम ने जो कहा कि हम 75 साल क्यों झेले ये चीजों को, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहा कि 1960 में जो ट्रीटी हमने एग्री किया था जिसमें 80% पाकिस्तान को जाएगा पानी, केवल 20% भारत के लिए इस्तेमाल के लिए रहेगा और उसमें हमारी डैम की सफाई नहीं होगी, डीसिल्टिंग नहीं होगी। 60 साल से वहां पे बंद पड़ा है गेट ताकि हमारी पानी भी यहां, देखिए अगर डीसिल्टिंग नहीं करेंगे जितना पानी आपके डैम में भर सकते उतने भर नहीं पाएंगे जी। ये सारे चीजें हमने क्यों झेले? क्या हमारी पॉलिसी रही कि हम ये इस तरह की पोजीशन लिए? आज वो पोजीशन खत्म है और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि कोई भी विदेशी ताकत कोई भी प्रेशर कितना भी डाले, हमारी रणनीति यही रहेगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता है। जी हाँ, आतंकवाद पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की। ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य बल ने कामयाब किया। अब भूमिका बड़ी आ गई है जनबल की, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से किया है कि विदेशी सामानों की खरीद अब नहीं होनी चाहिए देश में। उन्होंने कहा जो सामान आपके पास है उसे फेंकने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आगे आप अपने घर में ये सूची बनाएं कि कितना सामान आपने बाहर से लिया है और आने वाले समय में अब विदेशी सामान की खरीद आप नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर साहब पूरी बातचीत के लिए इस विषय पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 समारोह को भी संबोधित किया। यह समारोह राज्य में शहरी विकास क्रांति के बीते 2 दशक का उत्सव रहा। इस अवसर पर पीएम ने 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ वो शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत 22,000 से अधिक घर भी लाभार्थियों को सौंपे। प्रधानमंत्री ने गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 का लोगो लॉन्च किया। साथ ही गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएम ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। प्रधानमंत्री का आज गांधीनगर में भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा झंडे थामे लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। गांधीनगर के लोगों ने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बंधु
नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA उद्योग जगत के साथ साझेदारी के जरिए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। ये स्वदेशी AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर होगा। ADA जल्द ही AMCA विकास चरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति EOI जारी करेगा। इसमें प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान अवसर मिलेगा। बोलीदाता स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम के रूप में या संघ के रूप में बोली लगा सकते हैं, लेकिन इकाई या बोलीदाता देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करने वाली भारतीय कंपनी होनी चाहिए। अक्षय डोगरे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अक्षय, स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितनी बड़ी ताकत होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए? देखिए, अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 5वीं पीढ़ी के जो विमान है बेहद कम देशों के पास में उनको बनाने की क्षमता, उनको डिप्लॉयमेंट करने की क्षमता है। इनमें से सबसे जो पहला देश है वो अमेरिका है। USA के पास सबसे पहले 5वीं पीढ़ी के विमान आए, उसके बाद रूस के पास, चीन के पास और अब भारत के पास जल्द ही ये विमान आ सकते हैं। और इसमें खासियत ये है कि जिस तरह से राफेल या फिर अन्य तरह के विमान जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, अगर वो दुश्मन के इलाके में जाते हैं तो वहां पर वो रेडार के ऊपर आ जाते हैं, यानी दुश्मन को पता चल जाता है कि विमान आए हैं। लेकिन ये इस तरह की हमने टेक्नोलॉजी विकसित हम कर रहे हैं कि रेडार पे भी हम नजर ना आए और एक तरह से अदृश्य होकर हम किसी भी दुश्मन ठिकाने पे हमला करके वापस अकुशल आ पाए। तो ये होता है 5th जनरेशन का स्टेल्थ फीचर, जिसको छगम आगमन भी कहते हैं। और इसके बाद में अगर बात की जाए कि किस तरह से ये मेक इन इंडिया की कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगा या फिर किस तरह से जो हमारी खुद की आत्मनिर्भर भारत की का जो सफर है उसको आगे बढ़ाएगा, तो ना सिर्फ भारत में सरकार इसको प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी ये मौका दिया जाएगा। इससे प्राइवेट प्लेयर्स को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एक काफी उच्च स्तर की इसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दुनिया के अगर एक तरह से रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी देखी जाए तो 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना सबसे एक जटिल प्रक्रिया है, तभी बेहद ही कम देशों के पास ये मौजूद है। और अब भारत में भी इसका एग्जीक्यूशन फेज शुरू हो जाएगा, यानी कि अगले कुछ सालों में हमारे पास प्रोडक्शन लाइन में AMCA आने लगेंगे। 2035 तक की टाइमलाइन दी गई है, लेकिन जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है यानी कि जो मॉडल टेस्ट एयरक्राफ्ट होते हैं वो बेहद ही जल्द अब आने की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, पूरी जानकारी के लिए इस महत्वपूर्ण खबर पर। और खबरों में आगे बात करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। भारत और गयाना के बीच मजबूत राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर जोर देते हुए राष्ट्रपति अली ने दोनों देशों के बीच संबंधों को खून का रिश्ता बताया। राष्ट्रपति अली ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया और हिंसा के सभी रूपों को खारिज करने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत और गयाना के बीच असाधारण संबंध है, ये खून का रिश्ता है। आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय निवेशक, प्रौद्योगिकी और डिजिटल उत्पाद गयाना के विकास का हिस्सा बनेंगे। Guyana has consistently made it very clear that terrorism and extremism has no place in this world. Terrorism and extremism is against every aspect of human dignity, and we reject it in every shape and form. And we believe that everything must be done to ensure that terrorism and extremism
is defeated at every front. सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर के दौरे पर है। भारतीय डेलीगेशन ने सिंगापुर के विदेश और गृह मंत्रालय की राज्य मंत्री सिम इन के साथ बैठक की। इसके अलावा इस दल के सिंगापुर के संसद सदस्यों, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सहमति और सामूहिक संकल्प से अवगत कराया। और इसी कड़ी में कतर ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया। इस समय एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कतर के दौरे पर है। कतर से ये दल आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा। कतर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से बातचीत की। बातचीत के दौरान एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। Operation Sindoor is not just about the confrontation we had with Pakistan, but it has many facets of it. And what he's suggested to us is that we need to tell the world that India stands united against terrorism. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और उसको मुंहतोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं ताकि दुनिया को बता दे कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, उसको मुंह तोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। पहलगाम की घटना के बाद भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का फ्रंट है, पाकिस्तान में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वहाँ से हथियार लिए, वहाँ से हैंडलिंग हुई और भारत में आकर लोगों को मारा, उन्हें माना कि इस हमले के पीछे वो हैं। बावजूद पाकिस्तान ने जब 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों को 9 ऐसे ठिकानों पर एक के बाद दूसरा मात्र 25-26 मिनट के अंदर वो प्रहार किए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है तो भारतीय सेनाओं ने किया है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहा है। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ये बातचीत भारत के उस बड़े प्रयास का हिस्सा थी जिसमें वह आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर मजबूत रुख अपनाना चाहता है। ये यात्रा संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, DR कांगो और सिएरा लियोन के राजनयिक दौरे का हिस्सा है। इसका मकसद दुनिया के मंचों पर भारत की एकजुटता दिखाना और खासकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति की जानकारी देना है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात DRC के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री जीन पियरे बेम्बा गोम्बो से हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उधर पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान विल नेवर चेंज देयर माइंडसेट। किसी को मारने का पहले धर्म पूछ कर उसको मारने का उद्देश्य एक ही था, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की खेमे पे बढ़ जाए और एक दंगा भड़क जाए। लेकिन भारत की जागरूक जनता उसको नाकार कर दिया। सिंदूर का कीमत पाकिस्तान चुकाया है। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं और उनकी प्रगति चाहते हैं। We respect our neighbors
We want their progress, but at the same time, we cannot afford ruthlessly killing of our innocent citizen. अगर उधर से गोली आएगी तो हम गोला फेंकेंगे। कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होगा, we'll take it as an act of war. उधर डीएमके सांसद कानिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के जुब्लांजा में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में अन्य देशों को अवगत करा रहे हैं। और इसी क्रम में तमाम प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख इस समय दुनिया के अन्य देशों के प्रतिनिधियों से, वहां की संसद में सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश सुमन इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, हम देख रहे हैं किस तरह से 7 ही प्रतिनिधिमंडल इस समय दुनिया के अलग अलग देश में है। एक तरह से आतंकवाद को लेकर भारत दुनिया को भी एकजुट कर रहा है, साथ ही अपने एक तरह से अपनी उस पूरी रणनीति को भी मुखर तौर पर रख रहा है। अभी तक का किस तरह का असर दिखाई दे रहा है? सभी देशों से किस तरह का समर्थन भी दिख रहा है? हाँ, देखिए, अभी जो ताजा बात है वो एक मैं बताऊं, सिंगापुर में जो डेलीगेशन है, सिंगापुर के डेलीगेशन में भारत के प्रतिनिधियों ने एक बात कही, खास बात, कि FATF में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स के जो डेलिब्रेशंस होंगे उसमें वो भारत के सपोर्ट करे और यूएन के फोरम पे भी सपोर्ट करे। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक संकेत मात्र है कि भारत न सिर्फ इन देशों की यात्रा कर रहा है, बल्कि इन देशों को समझा भी रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो फंडिंग मिल रही है दुनिया की विभिन्न संस्थाओं से, उस फंडिंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो फंडिंग है वो फंडिंग जा रही है वहां आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए। इसीलिए FATF में सहयोग मांगा गया, यूएन की अन्य जो एजेंसियां हैं उन पे सहयोग मांगा गया। निश्चित तौर पे जो IMF और वर्ल्ड बैंक में अब पाकिस्तान जाएगा अपने कर्ज मांगने के लिए, तो उस समय भी हो सकता है उसे बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़े। क्योंकि देखिए ऋतु, जो अभी 7 जगहों पे हमारा प्रतिनिधिमंडल है उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगापुर में है, अभी साउथ अफ्रीका में पहुंच जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरब में भी पहुंचने वाला है डेलीगेशन, इटली पहुंचने वाला है, पनामा, ग्रीस पहुंचने वाला है, और उसके बाद कल सियोरा लियोन पहुंच जाएगा। तो ये सारे जगह है जो दुनिया के अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के देश है। उन सारे देशों को यह बात बताई जा रही कि किस तरीके से जो भारत जो है पहलगांव में जो हमला हुआ उसका बहुत ही कह सकते हैं रेस्ट्रेंट भारत ने एक्शन लिया, और एक्शन सिर्फ उस पे लिया जो आतंकवाद के जो केंद्र थे, उन आतंकवाद के केंद्रों पे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध की कार्रवाई की और उसने भारत के सैनिक ठिकानों पे हमला किया, और इसीलिए भारत ने उनके भी कई सैनिक ठिकानों पर को हमला करके उनको कई जगह नेस्तनाबूद भी किया। अब आगे आने वाले दिनों में भारत ने अपनी रणनीति साफ की है उन देशों के सामने कि भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश न करे पाकिस्तान, और दुनिया का कि हर देश को एक तरीके से सावधान किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर इशू हो सकता है, दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर टकराव हो सकता है। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद की कोई अगली कार्रवाई करेगा तो भारत यह नहीं सोचेगा कि वहां कोई न्यूक्लियर हथियार है या नहीं है, भारत उसका माकूल जवाब देगा। तो अब दुनिया के देशों पर ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले, वो पाकिस्तान को समझाएं, जिस तरीके से समझाएं ताकि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में कोई बड़ा टकराव न हो। और यह जिम्मेदारी भारत पे नहीं है, यह पूरी विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी है, यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो इस घटना के बाद आतंकवाद का जो भी उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे खत्म करें और दुनिया को यह बताएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। नहीं तो आगे आने वाले दिनों में भारत जो मान रहा है कि एक्ट ऑफ वार होगा, अलग अलग टेररिस्ट अटैक, तो उसी एक्ट ऑफ वार के तहत भारत उसका जवाब देगा। तो दुनिया के देशों को यह बात समझाया गया है, चाहे वो कतर हो या सिंगापुर जैसे देश हो या दक्षिण कोरिया के देश हो, इन सारे देशों में एक सेंसिटिविटी रहती है कि बड़ा टकराव न हो, क्योंकि ये सारे देश चाहते हैं कि दुनिया के इस क्षेत्र में भारत में खास तौर पे वो निवेश करना चाहते हैं, वो विकास की प्रगति के रास्ते में भागीदार बनना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो अड़चन है जिसके चलते दुनिया का यह क्षेत्र जो है लगातार अशांत
अशांत होता है, कभी शांत होता है, फिर लगातार अशांत हो जाता है। तो ये बात साफ तौर पे जो सभी प्रतिनिधिमंडल है वो अलग अलग जगहों पे गई है और यही बात उनके थिंक टैंक को समझाया जा रहा है, उनके जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी या मंत्री हैं उनको समझाया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को, पार्लियामेंटेरियन को, और यहां तक कि वहां जो भारतीय हैं, भारतीय लोगों को भी यह बात समझाया जा रहा है कि वो जब इंटरैक्ट करें उन अपने अपने जहां जहां वे हैं वो उन देशों के लोगों से, तो उनको भी यह बताएं कि किस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में एक तरीके से दुनिया को एक रास्ता दिखाया है कि आतंकवाद की घटना का किसी भी तरीके से जवाब देना चाहिए, जिस तरीके की घटना हो उस तरीके का जवाब देना चाहिए। यह रणनीति स्पष्ट हो दुनिया के सभी देशों के जो आतंकवाद से पीड़ित हो रहे हैं। जी ऋतु। अखिलेश, अगर दो पहलुओं को देखें, क्या इसमें किस तरह का सामंजस्य आप देखते हैं, क्या संकेत और संदेश देख रहे हैं? इसलिए कि एक तरफ कूटनीतिक प्रयास के तहत 7 प्रतिनिधिमंडल, हमारे संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस समय तमाम देशों में मौजूद हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार डिनायल मोड में है और उसका ये कहना है कि उसने भारत ने उस पर एक तरह की ये पूरी कार्रवाई थोपी है, वो पहलगाम हमले को बिल्कुल नोटिस ही नहीं कर रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आज गांधीनगर से ये कहते हैं, पीओके का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रॉक्सी वार नहीं है, पाकिस्तान की एक लंबे समय से युद्ध की रणनीति है, तो कौन से संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? भारत के 7 बड़े प्रतिनिधिमंडल इस समय दुनिया में बाहर हैं, बाहर के देशों से बात कर रहे हैं, संकेत क्या देखते हैं? संकेत बिल्कुल अस्पष्ट है ऋतु। संकेत यह है कि भारत इस बात के लिए अब पूरी तरह तैयार है कि पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए हम विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से पूछ रहे थे कि इस डेलीगेशन का मकसद क्या है, तो साफ साफ कहते कि इस डेलीगेशन का मकसद है दुनिया को सेंसिटाइज करना, और एक यह भी मकसद है कि दुनिया के देश देखें कि किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सभी देशों को सहयोग करना चाहिए। देखिए, एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है उसके पैरेलल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का भी एक डेलीगेशन, अभी जो विक्रम मिश्री विदेश सचिव अभी अमेरिका की यात्रा पे जाएंगे और वहां भी जाके वो अपने स्तर पे जो अमेरिका के अधिकारी है, अमेरिका का जो थिंक टैंक ग्रुप है और जो अमेरिका का जो जिम्मेदार वहां का जो वर्ग है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला सिर्फ ये डेलीगेशन लेवल का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत में गुजरात में अभी 3 दिनों से लगातार वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो देश को भी संदेश दे रहे हैं, दुनिया को भी एक संदेश दे रहे हैं। और तीसरी तरफ है, आज उमर अब्दुल्ला ने पहलगांव में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, तो वहां से भी एक संदेश जा रहा है पाकिस्तान को भी और दुनिया के अन्य देशों को भी कि हम वहां मौजूद हैं जहां पाकिस्तान ने हमला किया है, तो हम आगे आने वाले दिनों में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक तरीके से चुनौती है कि अगर पाकिस्तान को आगे आना है तो इसमें आगे आए, सहयोग का रास्ता अपनाए, और नहीं तो फिर अपने डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहे। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल एक बयान दिया था, वो चाहते हैं कि भारत के साथ शांति करे, भारत के साथ बात करे, लेकिन वो खुलकर इस डर से नहीं बात करना चाहते। क्या बात करेंगे? गांधीनगर में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी विदेश मंत्रालय ने एक तरह का अपना जो ट्वीट किया है उसमें शांति की बात की है। तो पाकिस्तान शांति के संदेश को लगातार दोहरा तो रहा है, लेकिन भारत ने इस बार संकेत साफ दे दिए, आतंक के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपनी इन तमाम हरकतों को नहीं थामेगा तो भारत इससे बड़ा भी कुछ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक।
सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर के ताज़ा हालात पर जानकारी दी है। आईजी बीएसएफ जम्मू ने कहा है कि अब बॉर्डर पर स्थिति सामान्य हो रही है। सीमा सुरक्षा बल लोगों से मुलाकात कर ये संदेश दे रही है कि अब सीमा के पास रहने से कोई खतरा नहीं है। साथ ही कहा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करेगा तो उसे सीमा सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देगा। जहाँ तक बॉर्डर बेल्ट की बात है तो मैं यहाँ के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगा, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट के लोगों की। उन्होंने कई वर्षों से, कई डेकेड से, दशकों से उन्होंने इस प्रकार की टेंशन्स, हॉस्टिलिटी बॉर्डर पे देखी हैं और अब हमने देखा है कि नॉर्मलसी वापस आ चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गांव में विजिट्स किए जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें वापस आना होगा और सीमा के पास अब रहने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन वॉरफेयर के नए तरीके के इस्तेमाल पर रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में दुश्मन को और कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इस पर सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ अन्य भारतीय सैन्य बल मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर एक नए तरीके से इस बारी इस्तेमाल किया गया है। इस चुनौती से बेहतर निपटने के लिए हमारी बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D चल रही है, ना सिर्फ बीएसएफ की बल्कि दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके और जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सभी के साथ मिलके इस विषय पे कार्य चल रहा है और आने वाले समय में हम भी किस प्रकार इस आधुनिक तकनीक से दुश्मन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस विषय पे भी कार्य जोर से आगे बढ़ रहा है। और अब बात मानसून की समय से पहले की दस्तक। दक्षिण पश्चिम राज्यों में मानसून आने से राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम में बदलाव आ गया है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन उत्तर भारत में गरज के साथ मध्यम बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मॉनसून सोमवार को मध्य अरब सागर के कुछ और भागों, मुंबई सहित महाराष्ट्र, कर्नाटक में बेंगलुरु, तमिलनाडु के शेष भागों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में, मिजोरम के कुछ हिस्सों में, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की ओर आगे बढ़ा है। आज से अगले 4 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बारिश के कारण आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। और तापस भट्टाचार्य इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, मुंबई में हमने देखा कि मॉनसून समय से पहले, कुछ दिन पहले आया, क्या तैयारियां पूरी नहीं थी या फिर मॉनसून ने जो दस्तक दी है उसने पूरे राज्य को एक तरह से अपनी चपेट में ले लिया? इंतजार था लेकिन इस तरह से बेहाल कर देगा इसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मानसून मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत पहले आया। इनफैक्ट ये जितने जल्दी आया है वो शायद 1950 के बाद ये पहला ऐसा टाइम है जब इतने जल्दी मानसून आएगा। इनफैक्ट 8 दिन पहले केरला में, सबसे पहले जो केरला में जो डेट था वो 1 जून का था, वो 2-3 दिन ऊपर नीचे होता, लेकिन 8 दिन पहले केरला में आया। और उसी के साथ साथ जो सिचुएशन बनी थी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक लो प्रेशर एरिया तैयार हो रहा था, तो उस वजह से और ज़्यादा मानसून जल्दी महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में आया। उस वजह से
अब जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ है उन्होंने उनका आपने जो कहा दोनों ही चीज़ें सही है, एक तो जल्दी आया और लोकल अथॉरिटीज़ शायद उस तरीके से प्रिपेयर नहीं थी जिस तरीके से उनको होना चाहिए था, जिसका नतीजा हम देख पाते हैं कि विजुअल्स में कि सब जगह पे पानी भरा है। और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी पानी भरता है। वही अगर मैं बात करूँ आसपास के केरला की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इनफैक्ट अभी वार्निंग लगाई गई है। हमारे को जो एक मैप इशू किया है IMD ने, हमें जो दिया गया है उसके हिसाब से रेड अलर्ट दिया गया है बारिश का बहुत ज़्यादा कोस्टल महाराष्ट्र, गोवा, कोस्टल कर्नाटका और केरला के आसपास की जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की चेतावनी जताई गई है। एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है यहाँ पे महाराष्ट्र में, इंटीरियर महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ इलाके तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के यहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही अगर मैं बात करूँ अभी इसी वक्त IMD का एक बुलेटिन इश्यू किया गया है, उसके मुताबिक एक लो प्रेशर तैयार हुआ है नॉर्थ वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल के पास, उड़ीसा कोस्ट के पास। ये अगले 48 आवर्स में ज़्यादा मतलब ये जो अभी लो प्रेशर एरिया है और ज़्यादा इसमें तब्दीली आ सकती है, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया तैयार हो सकता है। उसी के साथ साथ चेतावनी दी गई है अगले 6 से 7 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की, जैसे मैंने कहा केरला, कर्नाटका, कोस्टल महाराष्ट्र और गोवा के लिए। तो ये जो जगह है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की चेतावनी अगले 6 से 7 दिनों के लिए दी गई है। एक और दिल्ली और आसपास के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है भारत का, दिल्ली, NCR और हिमाचल प्रदेश, ये जो जगह है यहाँ पे भी एक इशू किया गया एक वार्निंग की एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है 29 तारीख को, यानी कि 30 और 31 को हम देख पाएंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन सब जगहों पे थंडरस्टॉर्म या बारिश हल्की खासी हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले अच्छी खासी बारिश और बहुत ज्यादा तेज हवाएं चली थी, करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तापस, हम अभी तक देखते थे एल नीनो फैक्टर का जिक्र होता था और एल नीनो फैक्टर को यह माना जाता था कि कम बारिश, देर से मॉनसून या मॉनसून में उतनी बारिश नहीं होने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ये जो बड़े परिवर्तन दिखाई दिए हैं, समय से इतना पहले मॉनसून का आ जाना और ये जो आप एक पूरा एक जो कह रहे हैं कि एक कम दबाव का एक प्रेशर एक जो तैयार हो रहा है, इसके लिए क्या कारण मौसम विभाग बता रहा है? क्या वो बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं? देखो, आपको शायद याद होगा कि जब ये मानसून आने से ठीक पहले एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रहा था पूरे वेस्ट कोस्ट पे। इनफैक्ट 6-7 दिन पहले भी आपको शायद याद होगा पूरा का पूरा जो वेस्ट कोस्ट था वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट और कुछ कुछ जगहों पे रेड अलर्ट भी दिया गया था, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ था जिससे जो बे ऑफ बंगाल का ये अरेबियन सी से खास तौर से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर निकल के आ रहा था, जिसकी वजह से पानी और बारिश और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। ये जो सिस्टम तैयार होता है इस तरीके के साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उससे मानसून जो गति से आता है उस गति में परिवर्तन होता है, वो तेज हो जाती है, उसको उसकी आने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से हमने देखा कि इस बार मानसून जल्दी आया। इस बार एल नीनो भी नहीं है, लालीना भी नहीं है, ये न्यूट्रल उसे कहते हैं, न्यूट्रल सिस्टम बोला जाता है। लेकिन न्यूट्रल सिस्टम होने के बावजूद जो मानसून है वो बहुत अच्छे तरीके, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा पिछली बार मानसून जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम जरूर आया। इनफैक्ट कुछ महीने जुलाई का महीना कम था, उसके बाद मानसून ने ज्यादा बिल्कुल तापस, मानसून का इंतजार जरूर था, लेकिन इस मानसून ने लोगों को बेहाल किया है। कृषि पे कुछ असर देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में प्याज की खेती पे थोड़ा असर देखा जा रहा है, तो इस जल्दी आने वाले मानसून ने थोड़ा लोगों को परेशान भी किया है। उम्मीद करते हैं जिस तरह से ऑरेंज और रेड अलर्ट तमाम इलाकों में जारी किया गया है उसकी सावधानी भी लोग बरतेंगे बाहर निकलते समय। बहुत बहुत धन्यवाद तापस पूरी जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया था। बालियान पिछले साल दिसंबर से जेल में बंद हैं। और भारत में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 1010 दर्ज की गई है, जिनमें से हाल ही में 752 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे अधिक 430 सक्रिय मामले हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 मामले हैं और कर्नाटक में 47 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ राज्य जैसे अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई सक्रिय मामला दर्ज नहीं किया गया है।
महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 की मौत की सूचना मिली है। कोविड के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि भारत में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कोविड का ये वेरिएंट घातक नहीं है। सरकार एक्टिव रूप से इसकी निगरानी कर रही है। के भागों में पहले साउथ में, वेस्ट में और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 4 हार्डकोर नक्सली समेत 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 8 लाख के 2 इनामी नक्सली समेत कुल 39 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं। ये नक्सली सुकमा और बीजापुर इलाके में कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। सुकमा के एसपी ने बताया कि पुनर्वास नीति और नियत नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि दी गई और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत निलानार योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करगटालूजू में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है। बसवराजू के मारे जाने के बाद आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका कौशल्य विकास किया जाएगा। शासन द्वारा इन सभी नक्सलियों को नौकरी दिलाई जाएगी। मैं और भी सभी नक्सलियों को इससे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करें। और इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।